आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की इस अवधि में धीमे धीमे अध्ययन करते करते हम लोग यूनिट 3 में प्रवेश कर गए हैं। आप लोग अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हम लोगों की 2 यूनिट पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम लोग तीसरी यूनिट के पहले विषय पर पहुंच गए हैं। यह विषय विश्व में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन से संबंधित है। आज की हमारी यह क्लास इसी विषय पर केंद्रित है। आज हम आपके समक्ष विश्व में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन संबंधी विषय पर प्रमुख बिंदु जो हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। हमारा आज की क्लास का शीर्षक है विश्व में लौह अयस्क का वितरण एवं उत्पादन। वितरण एवं उत्पादन अर्थात कहां और कितना। लौह अयस्क, आप सभी लोगों ने लौह अयस्क का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। एच.डी. मौर्य की आर्थिक भूगोल किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लौह अयस्क के 4 प्रकार आपको पढ़ने को मिलेंगे: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट। ये अयस्कों के प्रकार उन अयस्कों में लौह धातु का जो अंश पाया जाता है उस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कि मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है इसमें लौह धातु का अंश सर्वाधिक होता है, यानी कि 72.4% से अधिक। जो हेमेटाइट है वहाँ पे लौह धातु का जो अंश होता है वो 60 से 70% तक होता है। लिमोनाइट जो होता है वहाँ पे लौह धातु का अंश 30 से 60% तक देखा जाता है। और साइडराइट यानी कि इसमें लौह धातु का जो अंश होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि ये निकृष्ट श्रेणी का लौह अयस्क होता है। इसमें अंश 10 से 48% तक रखा जाता है इस श्रेणी में। ये हो गया लौह अयस्क का एक संक्षिप्त परिचय कि लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार में कितने प्रतिशत लौह धातु का अंश होता है। अब ये जो लौह अयस्क है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, जो प्रमुख इसका वितरण है वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य क्षेत्र। इस तरह से हम अपने लौह अयस्क के वितरण को समझने के दृष्टिकोण से संक्षिप्त कर सकते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जब स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे विश्व के मानचित्र में लौह अयस्क का वितरण प्रदर्शित किया गया है, उसको आप देख लेंगे। तो उस मानचित्र को समझने के लिए जो हमारे जो प्रमुख वितरण के जो केंद्र होंगे वो यही हैं: ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और अन्य क्षेत्र हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए। जो ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का भंडार है वो पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मिडिल बैंक रेंज, आयरन नॉब और सिडनी क्षेत्र, और उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पिलबारा और हैम्सले। ऑस्ट्रेलिया के 3 क्षेत्र, ठीक। पहला क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तीसरा क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ, वो जो सिडनी, आयरन नॉब, मिडिल बैंक वाला रेंज है वो वाला। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, क्वींसलैंड वाले क्षेत्र में। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, उत्तर पिलबाला और हैम्सले वाले क्षेत्र में।
ऑस्ट्रेलिया के बाद में ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक राज्य है मिनास गेराज। मिनास गेरास जो राज्य है, यहाँ पे लौह का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है और जो इसका प्रमुख क्षेत्र है वो माउंट इताविरा है। और ब्राज़ील में प्रमुखता से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अब ब्राज़ील के बाद बात आती है चीन के। चीन में जो लौह अयस्क पाया जा रहा है वो दक्षिणी मंचूरिया में पाया जा रहा है। दक्षिणी मंचूरिया में आशान, चंगलिंग और पेंकी, और जो उसके जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों में सांतुंग हो गया, आपका वुहान हो गया, हैंकाऊ हो गया, तुआंगपिंग हो गया, हैनान हो गया, हुनान हो गया, हुए हो गया, और मंगोलिया का आंतरिक क्षेत्र हो गया, वो सब। भारत के विषय में आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। भारत में जो लौह अयस्क के क्षेत्र हैं, इनको 4 भागों में अध्ययन की सुविधा के अनुसार विभक्त किया जाता है। 4 पेटियां बनाई जाती हैं। पहली पेटी आपकी होती है उड़ीसा झारखंड की, जो दूसरी पेटी है वो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर की, और तीसरी पेटी है वल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर की, और जो चौथी पेटी है वो महाराष्ट्र और गोवा पेटी है। पहली पेटी उड़ीसा झारखंड वाली, यानी कि उड़ीसा का मयूरभंज, केंदुझर जिले के जो बादाम पहाड़, और झारखंड में जो सिंहभूम जिला, गुआ और नोआ मंडी से जो खनन हो रहा है। यहाँ पे किस प्रकार का खनन हो रहा है? यहाँ पे जो खनन हो रहा है वो हेमेटाइट का खनन हो रहा है। फिर इसके बाद हमारी जो दूसरी पेटी है, वो दूसरी पेटी हमारी संबंधित है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर से, यानी कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में हेमेटाइट का मुख्य रूप से खनन हो रहा है। और ये जो वल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर और तुमकुरू की ये जो पेटी है, ये पेटी कर्नाटक में विस्तृत है। यहाँ पे कुंद्रेमुख नामक जो क्षेत्र है वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये महाराष्ट्र और गोवा में विस्तृत है, और यहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र है वो रत्नागिरी है। तो इस तरीके से आपने इस भारत के संदर्भ में समझा कि उड़ीसा में मयूरभंज, केंदुझर, सिंहभूम, गुआ, नोआ मुंडी, ठीक। और दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर में आपने समझा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, बेलाडीला पहाड़ी, और वेल्लारी, चित्रदुर्ग यानी कि कर्नाटक का कुंद्रेमुख, और महाराष्ट्र गोवा अर्थात रत्नागिरी। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के। इसके बाद रूस का बात आती है, तो रूस में जो दक्षिणी यूराल प्रदेश है, चुंबक पर्वत और गोलनाया सूरिया, और पश्चिमी साइबेरिया का टोमास्क प्रदेश, और पूर्वी साइबेरिया का आमूर घाटी। यानी कि जब हम रूस की बात करेंगे तो पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्र की बात करेंगे तो आमूर घाटी, पश्चिमी साइबेरिया की बात करेंगे तो टोमास्क, गोरनाया सोरिया और दक्षिणी यूराल प्रदेश, ये रूस के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बात आती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हम प्रमुखता से 4 प्रदेशों में लौह अयस्क का वितरण पाते हैं, जिसमें कि जो सर्व प्रमुख है वो है सुपीरियर झील का क्षेत्र, जहाँ पे मैसाबी श्रृंखला है, वर्मिलियन है, क्वियाना है, गोजेविक है, मार्केटी है, मिनोमिनी है। मार्केटी बहुधा पूछा गया है यूजीसी में कि मार्केटी कहाँ पे स्थित है, तो मार्केटी जो है वो सुपीरियर झील के क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश अल्बामा, बर्मिंघम, टेनेसी, जारिया, टेक्सास, और उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र ओहाट, नेवादा और कैलिफोर्निया वाला है। और उत्तरी पूर्वी प्रदेश जो है, ये उत्तरी पूर्वी प्रदेश, ये न्यूयॉर्क और पेंसिल्वानिया वाला है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जब बात आएगी तो न्यूयॉर्क और पेंसिल्वानिया क्षेत्र उत्तरी पूर्वी में, पश्चिमी क्षेत्र का मतलब कैलिफोर्निया, नेवादा, ओहाट, और दक्षिणी पूर्वी में अल्बामा, बर्मिंघम, टेनेसी और जॉर्जिया, टेक्सास, और उसके साथ साथ ये जो हमारा सुपीरियर झील का क्षेत्र है, वो सुपीरियर झील का क्षेत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये तो प्रमुख क्षेत्र हो गया, कुछ अन्य भी हमारे लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कि यूक्रेन जिसमें क्रिवोइला, कर्च और कुर्स्क क्षेत्र, यूरोप में स्वीडन, फ्रांस, स्वीडन और फ्रांस में लॉरेन और नॉरमुंडी, और ग्रेट ब्रिटेन में क्लीवलॉइन, नॉर्थम्प्टन, स्पेन, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको,
और दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का जिक्र किया जा चुका है, चिली, पेरू, वेनेजुएला। एशिया में कजाकिस्तान, अफ्रीका में ट्रांसवाल, उत्तरी केप प्रांत और नेटाल प्रांत। ये सारे प्रदेश, ये सारे क्षेत्र आप लोगों को मानचित्र में देखने को मिल जाएंगे। ये जो वितरण था वो वितरण मैंने आपके सम्मुख रखा। अब वितरण के बाद में बात आती है उत्पादन की, कि कितना उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। देखिए, ये जो उत्पादन का हिस्सा है ये आंकड़ों पे आधारित होता है, और आंकड़ों को सुनना थोड़ा सा नीरस हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इन आंकड़ों को सरस तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट। अगर विश्व में प्रमुख देशों में लौह अयस्क का उत्पादन देखा जाए तो उत्पादन बहुधा जो किताबों में मिलता है वो 2012 का मिलता है। हम 2019 के आंकड़ों के साथ भी उनको कंपेयर करते हैं। 2012 और 2019 में एक बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क आया है। वो फ़र्क ये है कि 2012 में जब विश्व के प्रमुख देशों में लौह अयस्क का उत्पादन देखा जा रहा तो उस समय चीन का पहला स्थान था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान था, फिर ब्राज़ील और फिर भारत। यानी कि जो हमारा रैंकिंग थी उसमें चीन नंबर 1 पे था 2012 में। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील और उसके बाद में भारत था। भारत चौथे स्थान पे था। लेकिन 2019 में जो हमारा उत्पादन का जो आंकड़ा आया है, उस उत्पादन के आंकड़े में ऑस्ट्रेलिया का स्थान नंबर 1 हो गया है, ब्राज़ील का स्थान नंबर 2 हो गया है, जो चीन है वो नंबर 3 पे चला गया है, और भारत अपने स्थान यानी कि चौथे स्थान पर स्थिर है। तो इसलिए हम एक तरफ हमारे पास 2012 का आंकड़ा है और एक तरफ हमारे पास 2019 का आंकड़ा है। अगर हम दोनों आंकड़ों को कंपेयर करें तो हमारे जो प्रमुख देश हैं जिनके हम आंकड़ों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, यूक्रेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, ईरान, स्वीडन, मैक्सिको। और ये जो हमारा मैक्सिको के बाद में पेरू और चिली, और जो हमारा ये उत्पादन है वो 1000 टन में है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2012 और 19, यानी कि हमारे पास एक तरफ 2012 का आंकड़ा है, 2019 का आंकड़ा है, और जो सारा आंकड़ा है हमारा वो 1000 मीट्रिक टन में है। जो फिगर्स हैं, फिगर्स आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगी, आप लोग उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जितना संभव हो उतना। लेकिन अब जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर हम चलें तो ऑस्ट्रेलिया का 2012 में प्रोडक्शन कम था और 2019 में उसने प्रोडक्शन अपना बढ़ाया, तभी वो नंबर 1 पर आ पाया। ब्राज़ील का भी 2012 में कम था और 2019 में अधिक हुआ। चीन का 2012 में अधिक था और 2019 में घट गया। भारत में देखें, भारत में 2012 में कम था, भारत ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद में हम देखें अगर रूस में, तो रूस का जो प्रोडक्शन है, अगर हम आंकड़ों को देखें जाकर के रूस के, तो रूस का प्रोडक्शन 2012 में ज़्यादा था और 2019 में फिर से घट गया। फिर उसके बाद में हम दक्षिणी अफ्रीका को देखें तो दक्षिणी अफ्रीका ने 2019 में प्रगति की है। यूक्रेन का आंकड़ा में प्रोडक्शन में घटाव हुआ है 2019 में, कनाडा के 2012 की तुलना में। ये सब कुछ 2012 की तुलना में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोडक्शन में भी घटाव हुआ है। कजाकिस्तान में वृद्धि हुई है, ईरान में जो है वृद्धि हुई है, स्वीडन में वृद्धि हुई है, मैक्सिको में वृद्धि हुई है, पेरू में वृद्धि हुई है, और चिली को अगर आप देखें तो चिली में भी घटाव हुआ है। इस तरीके से अगर आप विश्व में जो इस समय का वो कंडीशन देखें तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ब्राज़ील नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है, भारत नंबर 4 पर है और रूस नंबर 5 पे है। अगर हम 2019 के 1000 टन के उत्पादन के हिसाब से हम आपको बताएं तो इस समय हमारा 9,30,000 जो उत्पादन है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, 4,80,000 टन उत्पादन ब्राज़ील में हो रहा है, 9,30,000
हजार टन उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में, 4,80,000 टन उत्पादन ब्राज़ील में, 3,50,000 टन उत्पादन चीन में और 2,10,000 टन उत्पादन भारत में हो रहा है। इसको अगर हम इस तरह से याद करेंगे फिगर्स में तो बहुत उलझाऊ हो जाएगा। इसको इसलिए हम कुल उत्पादन को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं और प्रतिशत में बात करते हैं कि कुल उत्पादन जितना हो रहा है उसका कितना प्रतिशत कौन सा देश उत्पादन कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया इस समय पूरे कुल उत्पादन का 37% उत्पादन कर रहा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील है जो कि 19.2% कर रहा है, चीन 14% कर रहा है और भारत 8.4% कर रहा है। इसके बाद में भारत के बाद में जैसे कि आपने रूस का नाम सुना है, रूस 3.96% कर रहा है, दक्षिणी अफ्रीका 3.08% कर रहा है, यूक्रेन 2.48% कर रहा है, कनाडा 2.16% कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका 1.92% ही उत्पादन कर रहा है, कजाकिस्तान 1.72% उत्पादन कर रहा है, ईरान 1.52% उत्पादन कर रहा है, स्वीडन 1.48% उत्पादन कर रहा है, मैक्सिको 0.92% उत्पादन कर रहा है, पेरू 0.6% उत्पादन कर रहा है, चिली 0.56% उत्पादन कर रहा है और अदर कंट्री करके जो और देशों के जो समूह हैं उनको मिलाकर के 0.8% उत्पादन अन्य देश कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने उत्पादन के आधार पर यह समझा कि कौन सा देश कितने प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। भारत का लौह अयस्क का जो उत्पादन है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। भारत पे विशेष रूप से मैं बता देता हूँ आप लोगों में, ताकि किसी भी प्रकार आगे जब आप लोग भारत के संदर्भ में लौह अयस्क को पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। भारत के संदर्भ में हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इस देश के वासी भी हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप में जो जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वस्तु स्थिति क्या है। आप अगर देखें तो 2002 से लेकर के जो हमारा आंकड़ा है, 2002 से लगातार हम वृद्धि करते हैं। हम कब तक वृद्धि करते हैं? हम 2009 तक लगातार वृद्धि करते हैं। 2009 के बाद में 2010 में हम में घटाव शुरू होता है हमारे उत्पादन में, ठीक है। और ये घटाव हमारा चलता है आकर के, ये घटाव हमारा चलता है लगभग आकर के 2013 तक। 2013 के बाद में हम फिर से इम्प्रूव होना शुरू करते हैं। 2013 पे हम इम्प्रूव करना जब शुरू करते हैं उसके बाद हम धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। 2010 में, मैं बात 2010 से शुरू कर रहा हूं, 2010 में हम 209 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करते थे। उस वर्ष के बाद यानी कि 2010 के बाद हमारा जो उत्पादन था वो घटने लगा। 2011 में 190.8 मिलियन टन रह गया, 2012 में 152.6 मिलियन टन रह गया और 2013 में, ठीक है, 2013 आते आते हमारा जो यह उत्पादन था वो 136.1 मिलियन टन ही रह गया। लेकिन हमने 2014 से लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया और यह बढ़ करके 137.32 मिलियन टन हो गया हमारा 2014 में। फिर 2015 में हमने अपनी गति नहीं खोई, हम आगे बढ़ के हमारा जो उत्पादन था वो 142.5 मिलियन टन हो गया। फिर 2016 में फिर सुधार हुआ, फिर 182.33 मिलियन टन तक हम पहुंच गए। 2017 में 202.54 मिलियन टन तक पहुंच गए। लेकिन 2017 में हम 205 मिलियन टन के लक्ष्य को नहीं पा पाए। हम 2018 में हमारा यह जो उत्पादन था वो 2005 मिलियन टन से अधिक हो गया और 2019 में हमारा जो उत्पादन है वो 210 मिलियन टन तक
है। ठीक है, 2018 में हम 205 मिलियन टन से अधिक हो गए थे और 2019 में हमने 210 मिलियन टन तक हम पहुंच गए हैं। और इस तरह से हमने अपनी प्रगति की। ये जो मैं अभी हमारी ये जो प्रगति है, ये जो 210 मिलियन टन की, अभी हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ष 2010 में जब हमारा जो प्रोडक्शन था वो हमारा प्रोडक्शन, वर्ष 2009 में जो हमारा प्रोडक्शन था वो हमारा 2009 में हमारा प्रोडक्शन 217 मिलियन टन था। ठीक है, वर्ष 2009 में, यानी कि अभी हमारा जब प्रोडक्शन हमें झटका लगा है और हमारा जो प्रोडक्शन ह्रास हुआ है, उस प्रोडक्शन ह्रास कम हुआ है, उसको हम संभाल पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके बाद में हमारे बहुत सारे राज्य हैं, दो वर्ष 2016-17 में, जहां पे आपने अभी देखा कि विभिन्न राज्यों, हमारी पेटियों को देखा, तो जहां पे हमारे लौ एस का विस्तार था, तो कौन सी पेटी कितने प्रतिशत उत्पादन करती है ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे जो प्रमुख राज्य जहां पे लौ एस का वितरण है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। तो जो हमारा उड़ीसा 52% लौ एस का उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11% और अन्य में 7%। ये वर्ष 2016-17 की खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है, वहां से ये आंकड़ा लिया गया है। इस प्रकार से आपने आज के इस व्याख्यान में जाना कि विश्व में लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पे है और विश्व के प्रमुख देशों में लौह अयस्क का उत्पादन कितना है, प्रतिशत में भी जाना, फिगर्स में भी जाना, और भारत में लौह अयस्क का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ा और घटा है, और भारत के विभिन्न राज्यों की लौह अयस्क के उत्पादन में क्या भागीदारी है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्रश्न पूछने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अमन केसरी, हिमांशु, मंजुलता कुमारी, मीना कुमारी, ठीक है सर, समझ में आ गया। निशा कुमारी, प्रिंस कुमार, राकेश कुमार, जी जी, क्या आयरन स्पंज माइक्रो स्ट्रक्चर के कारण प्रत्यक्ष परिवर्तित लोहे को स्पंज आयरन भी कहा जाता है, यानी कि यह एक ठोस धात्विक लौह उत्पाद है जो द्रव्य के रूप में परिवर्तित किए बिना, बाकी लोगों को हम द्रव के रूप में लोहे की भट्टियों से परिवर्तित करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको परिवर्तित किए बिना उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के प्रत्यक्ष परिवर्तन से प्राप्त किया जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में लौह को हम द्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं करते, उसको हमने प्रत्यक्ष परिवर्तित लोहा कहा है। और प्रत्यक्ष परिवर्तित लोहे के बाद में स्पंज आयरन है। स्पंज आयरन को स्पंज आयरन स्पंजी माइक्रो स्ट्रक्चर के कारण प्रत्यक्ष परिवर्तित लोहे को, यानी कि इस प्रत्यक्ष परिवर्तित लोहे को ही स्पंज आयरन की संज्ञा भी दी जाती है। शिवानी कुमारी, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित होंगे। प्रणाम।